Hey everyone, welcome to the channel Exam Arc, a one-stop solution for general studies. आप देख रहे हैं हमारी एनसीईआरटी सीरीज जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होंगे इजी और एग्जाम ओरिएंटेड. सो लेट्स बिगिन. चैप्टर टू है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए क्या राइट्स है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए क्या राइट्स है, दैट इज द चैप्टर 2। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली ये नहीं बोलता है कि क्या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की कंपोजिशन रहने वाली है और उनके आपस में क्या रिलेशन रहने वाले हैं। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो लिमिट सेट करता है किस पे, गवर्नमेंट की पावर्स पे, गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करता है आर्बिट्री बनने में, और ये इंश्योर करता है कि हमारा जो कंट्री का सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक रहे और लोगों को अपने राइट्स मिले। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए क्या अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में लिखा गया। हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिए गए हैं वो पार्ट 3 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं और वन ऑफ द पार्ट इज पार्ट 3, वहां पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में मेंशन किया गया है। और उसके साथ साथ जो लिमिट्स होंगी फंडामेंटल राइट्स में, वो अनलिमिटेड तो नहीं है, उनपे कुछ लिमिट्स भी हैं, तो वो भी उनका भी वहां पे उनके बारे में भी वहां पे लिखा गया है। ठीक है, पास्ट 50 ईयर्स में, और 50 ईयर्स से तो अब ज्यादा ही हो गए, इतने सारे 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। ठीक है, पास्ट 75 ईयर्स में जो हमारे राइट्स का स्कोप है वो चेंज होता है। ठीक है, चेंज हुआ है और कुछ कुछ रिस्पेक्ट्स में एक्सपैंड भी हुआ है, लाइक कुछ एस्पेक्ट्स में एक्सपैंड भी हुआ है। जैसे कि आर्टिकल 21, उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस है, या ऐसे बहुत सारे राइट्स इवॉल्व हुए, मल्टीपल एडिशंस भी हुई है, लाइक कुछ राइट्स में अमेंडमेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, और कुछ डिलीट डिलीट भी हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन भी जरूरी है ऑब्वियसली। तो जुडिशरी का क्या रोल है उनको प्रोटेक्ट करने में और उनको इंटरप्रेट करने में। मतलब कि अगर किसी राइट के बारे में हमें नहीं पता है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, तो हम ऑब्वियसली जुडिशरी के पास जाएंगे और जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी हमारे लिए। और फिर फाइनली हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 में दिए गए हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम आगे डिफरेंस पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या है राइट्स की। ठीक है, यहाँ पे दो केस स्टडीज हमारे पास दी गई है। 1982 में क्या हुआ था कि एशियन गेम्स इंडिया में हुई थी, एंड उसमें फिर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन होनी थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे कंट्रैक्टर्स को ऐसे हायर किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटर्न बहुत सारे वर्कर्स को लाया, उनको हायर किया, लेकिन उनकी जो सैलरी, सॉरी, वेट्स थी वो बहुत कम थी। ठीक है, उनको क्या बनाना था, फ्लाईओवर्स बनाने थे, स्टेडियम्स बनाने थे, तो उनको बहुत कम, जितना वो काम करते उससे बहुत कम उनको पे किया जाता था। और वर्किंग कंडीशंस भी उनकी काफी पुअर थी, यानी कि लॉन्ग आवर्स तक उनको काम करना पड़ता था। जहाँ पे वो रहते थे वो ज्यादा अच्छा नहीं था, जो खाने पीने का उनका वो भी उतना सही नहीं था। ठीक है, फिर कुछ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट वहां पे जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे तो काफी पुअर कंडीशंस है। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डालते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट फिर फाइनली बोलता है कि बिल्कुल ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जो है आर्टिकल 23 और 24 ने हमें दिया है, उसकी ये वायलेशन है। तो फिर ये एक्सेप्ट होती है प्ली, और फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोलता है कि गवर्नमेंट को कि आप एक लाइक वेज उतना सेट करो जिससे इनकी जो नीड्स है वो, और जिनसे ये सेटिस्फाई हो, ये वर्कर जो भी काम कर रहे हैं ये सेटिस्फाई हो। ठीक है, दूसरा है मच्छर लालुंग का केस, जो कि 23 ईयर ओल्ड थे जब उनको अरेस्ट किया गया था। और उनको अरेस्ट किया गया किस बात पे अरेस्ट किया गया था, ग्रीवियस इंजरीज, ये बहुत ही सख्त इंजरीज ये लाइक कॉज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ के रेजिडेंट थे, शिवपुरी विलेज, मुरीगांव डिस्ट्रिक्ट के, असम के। ठीक है, लेकिन जब इनका अरेस्ट हुआ था तो ये कहा गया था कि इनकी अभी ट्रायल नहीं हो सकती है क्योंकि अभी मेंटली अनस्टेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एज एन अंडर ट्रायल ही उनको कहाँ भेज दिया गया, फिर लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई मेंटल हॉस्पिटल जो तेजपुर में है। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट हो गया सक्सेसफुली। डॉक्टर्स ने 2 बार फिर लिखा जेल अथॉरिटीज को, एक तो 1967 में, फिर 1996 में, कि ये तो अब फिट है, अब ये ट्रायल अब इसकी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन उस पे कोई अटेंशन नहीं दिया गया, ठीक है। तो फिर वो जुडिशियल कस्टडी में ही रहे। फाइनली उनको रिलीज किया जुलाई 2005 में, और वो तब 77 ईयर्स ओल्ड थे, लाइक 23 से 77, इमेजिन 54 ईयर्स उन्होंने कस्टडी में निकाले, और उनका केस कभी सुना ही नहीं गया। फिर जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, इन्होंने इंटरवीन किया, फिर उसके बाद उनको ऐसे छोड़ा गया। यू इमेजिन कि कैसी स्टेट रही होगी, ठीक है। तो उन्होंने तो लगभग अपनी पूरी जिंदगी जेल में काट दी, ठीक है। अगर प्रॉपर ट्रायल उनकी, लाइक जो भी उनकी चार्ज थे, अगर प्रॉपर ट्रायल होती तो उतनी तो उनकी 54 ईयर्स की तो उनको सजा भी नहीं मिलती उस जो जो उन्होंने किया होता उस पे, ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिटीजन को देता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ठीक है। उसके अलावा राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, फेयर भी होनी चाहिए और स्पीडी भी, ठीक है। ना तो इनके लिए फेयर थी ना स्पीडी थी, 54 ईयर्स इन कस्टडी, स्पीडी भी नहीं थी, बहुत टाइम लगा, ठीक है। तो अब इस ये ऐसा केस तभी होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट्स है लेकिन उनको अप्लाई नहीं किया जाता है प्रैक्टिस पे, ठीक है। मतलब उनको ग्राउंड पे अप्लाई नहीं किया जाता। अगर यहाँ पे उनका राइट जो है अंडर आर्टिकल 21 उनका राइट अप्लाई होता तो ये स्टेट नहीं होती, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसपे मैं चाहूंगी कि आप लोग इस पे सोचो। व्हाट इफ हिमाचल वाज अ रिच एंड पावरफुल मैन? अगर वो रिच होते, पावरफुल होते, या जो भी पहले वो थे, वर्कर्स की जो सिचुएशन थी, व्हाट इफ वो कंट्रैक्टर्स जो थे वो इंजीनियर्स होते, ठीक है, जो भी कंस्ट्रक्शन वहां पे करते, तो ऐसे तो शायद नहीं होता। तो आप इस बारे में सोचो, क्या ऐसा होता? इतनी नेग्लिजेंस होती क्या? ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट इंस्टेंस में जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हुई वो तो ऑब्वियसली चैलेंज किया अगर उनको राइट्स मिला, लेकिन सेकंड केस में बहुत टाइम लगा, ठीक है। अब बिल ऑफ राइट्स ये है कि सी, हर कोई जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि हमारा जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो चाहते हैं कि इंडिविजुअल के राइट्स जो है वो प्रिजर्व हो, ठीक है। और हर कोई कोशिश करता है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में उन सारे राइट्स को डाले। तो इसको हम जनरली, इस लिस्ट को हम जनरली बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों एग्जाम्पल से हमने पढ़ा कि राइट्स बस होना जरूरी नहीं है, उनकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी जरूरी है, ठीक है। अभी यहाँ पे कहा जाता है कि जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो ऑफन अपनी एक लिस्ट बनाती है राइट्स की, कि ये राइट्स हमारे पास अवेलेबल होगी, ये गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करेगा, राइट्स ऑफ द सिटीजन के अगेंस्ट अगेंस्ट अगर वो जाएंगे उसके खिलाफ गवर्नमेंट को, जब सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा गवर्नमेंट को रोकेगा, और फिर अगर वो वायलेशन होती है तो सिटीजन को वो रेमेडी देगा, ठीक है। जैसे हमारे आर्टिकल में आर्टिकल 32, ठीक है, एंड अंडर आर्टिकल 2 to 6 भी, ठीक है, वो रेमेडी मिल जाती है अगर हमारे राइट्स की वायलेशन होती है, ठीक है। अब ये कहा जाता है कि किसके खिलाफ ये राइट्स हमें मिलते हैं, ठीक है। ये तो या तो किसी दूसरे इंसान के खिलाफ मिलते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम्स हमारी राइट्स की वायलेशन गवर्नमेंट करती है, यानी उसकी इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ब्यूरोक्रेसी करती है, और समटाइम्स इवन जुडिशरी भी, ठीक है। तो उनके खिलाफ भी हमें ये राइट्स मिलते हैं ताकि वायलेशन ना हो, ठीक है। ये बिल ऑफ राइट्स से हमें ये समझा कि राइट्स की इम्पोर्टेंस तो है ही, बट उनकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है जब एक्चुअली इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। और हर कोई डेमोक्रेसी अपना एक सर्टन लिस्ट बनाती है और रिकॉग्नाइज करती है इंडिविजुअल्स के राइट्स, और फिर उसको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, वो मेंशन करती है और उसको प्रोटेक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर ये राइट्स हमें किसके खिलाफ मिलते हैं? पर्सन और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ भी, ऑब्वियसली, ठीक है, गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है उनके खिलाफ भी, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, इसका मतलब ये बिल ऑफ राइट्स इज लाइक अ वारंटी कार्ड। जैसे हमें टीवी फ्रिज वगैरह खरीदते हैं तो फिर वारंटी कार्ड मिलता है कि अगर खराब हुआ तो हमारे पास लेना, हम रिपेयर करके देंगे या नया देंगे, तो वैसे वाला है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब हम देखेंगे, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कोई हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लाइक फिर फाइनली कमेंस हुआ उस वहां से नहीं है, ठीक है। इसकी स्ट्रगल बहुत पहले से ही हो रही है। हमारे लीडर जो फ्रीडम मूवमेंट के थे वो, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट समझ ली थी कि राइट्स हमारे, और वो क्या है, और वो हमेशा डिमांड करते थे ब्रिटिश रूलर से कि हमारे राइट्स की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू कमेटी जो है, मोतीलाल नेहरू कौन थे? ये जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, ठीक है। इन्होंने एक नेहरू रिपोर्ट कहते हैं उसको, 1928 में इन्होंने वो दी थी, तो प्रेजेंट की थी। तो उसमें भी फंडामेंटल राइट्स का
मेंशन था, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर हमारे लिए तो नेचुरल था कि जब हम आजाद होंगे, जब हम इंडिपेंडेंट होंगे, तो ऑब्वियसली हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स डालने वाले हैं, ठीक है। There were no two opinions on the inclusion and protection of the rights in the constitution, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इन राइट्स को लिस्ट किया और बोला कि इसको स्पेशली प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनको फंडामेंटल राइट्स बोला। अब इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको सेपरेटली लिस्ट किया गया और इनकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए, ठीक है। अगर आपको कोई बोलेगा फंडामेंटल क्यों, फंडामेंटल मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है, इनको सेपरेटली लिस्ट किया गया है। और कहाँ लिस्ट किया गया है? पार्ट 3 में, ठीक है। पार्ट 3 में सेपरेटली लिस्ट किया गया है और इनके लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशल प्रोविजंस भी है, ठीक है। तो ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खुद इटसेल्फ इंश्योर करता है कि ये वायलेट ना हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स दूसरे राइट्स से डिफरेंट है, ठीक है। अब ये क्यों क्यों क्योंकि फंडामेंटल, अगर दूसरे राइट्स जैसे लीगल राइट्स है, उनको प्रोटेक्ट और इन्फोर्स कौन करता है? ऑर्डिनरी लॉ, ठीक है। ऑर्डिनरी लॉ के थ्रू वो बनते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करता है, गारंटी करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम ये भी देखेंगे, ऑर्डिनरी लॉज को अगर हमें चेंज करना होगा तो उस बस नॉर्मल प्रोसेस, एक ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग की प्रोसेस होता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के लिए हमें अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये पावर हमने जुडिशरी पे डाली है कि वो, उनके पास ये पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। जुडिशरी इज द गार्डियन एंड द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। किसके खिलाफ प्रोटेक्ट करे? वायलेशंस अगर उसके खिलाफ होती है गवर्नमेंट के एक्शंस से, ठीक है। कभी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शंस को भी वो डिक्लेयर कर सकते हैं इलीगल अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। किस मैनर में? अनरीजनेबल मैनर में, ठीक है। आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट इट, ठीक है। तो फंडामेंटल, लेकिन अगेन बोला है फंडामेंटल राइट्स कोई एब्सोल्यूट नहीं, अनलिमिटेड नहीं, इन पे भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस डाली गई है, ठीक है। अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू कोई लॉ बनाया जा रहा है तो दैट इज नॉट a violation of fundamental rights. But if it is in an unreasonable manner, then definitely judiciary will come and they will take down that law which has been made by executive or by legislative, or any of the action that they have done which is violating the fundamental rights, okay। तो अभी हम यहाँ पे एक देखेंगे बिल ऑफ राइट्स जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन जो मोस्ट एक्सटेंसिव रेंज ऑफ राइट्स देते हैं ये, ठीक है। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है वहाँ पे जो एनफोर्स करते हैं ये वाले राइट्स को, ठीक है। जैसे बिल ऑफ राइट्स उनकी पढ़ेंगे क्योंकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन वो इनॉग्रेट हुआ दिसंबर 1996 में, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक सिविल वॉर वाला थ्रेट था क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट रेसेस आपस में, इवन अपार्थाइड खत्म होने के बाद भी थोड़ा सा रेशियल वॉर, लाइक सिविल वॉर काइंड ऑफ थिंग था, ठीक। तो उन्होंने क्या बोला? साउथ अफ्रीका को कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं बिल ऑफ राइट इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ द साउथ अफ्रीका, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। कॉर्नरस्टोन जैसे वो फर्स्ट स्टोन बनती है ना जिसपे फिर पूरा, फिर बेस सेट होता है, फिर पूरा मतलब एक बिल्डिंग बनती है, तो इट्स लाइक दैट इंपॉर्टेंस को दिया गया है, ठीक है। और इसने डिस्क्रिमिनेशन को लाइक फॉरबिड किया है। फॉरबिड मतलब अ, रोका है, प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। किस बेसिस पे? रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, marital status, ethnic or social origin, color, age, disability, religion, conscious, belief, culture, लैंग्वेज एंड बर्थ पे, ठीक है। ये सारी चीजें और कितने कौन कौन से राइट्स है, लेट्स गो थ्रू देम। राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट एंड राइट टू protection of environment, right to adequate housing, right to health care, food, water, and social security, children's rights, the right to basic and higher education, right of cultural, religious and linguistic communities, right to information, ठीक है। ये सारे राइट्स आपने देखे। यहाँ पे अब देखा गया है कि अब आप थोड़ा कंपेयर करो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अभी तो आपने नहीं पढ़ा बट स्टिल कुछ जितना भी आपके पास आइडिया है, ऑन द बेस ऑफ दैट आप देखिए कि क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में कॉमन कौन से राइट्स है। कौन से राइट्स ऐसे जो बस साउथ अफ्रीका में अवेलेबल है, इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो कौन से ऐसे हैं जो साउथ अफ्रीका में सीधे दिए गए हैं, लाइक एक्सप्लिसिटली इम्प्लिसिटली मेंशन किए गए हैं, बट इंडिया में इम्प्लिसिट नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिट नहीं है, ठीक है। मतलब इम्प्लिसिट मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। बस हमें आइडिया है उन उन राइट्स का, बट कोई वेल डिफाइंड नहीं, ठीक है। ये इस चीज का आप जवाब दे पाओगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। नाउ लेट्स मूव अहेड।
राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे दो हमें इमेजिनरी सिचुएशंस दी गई है, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, बट ऐसा होता है। आपने भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे हों जैसे वहां पे हुआ है, ठीक है। स्वदेश कुमार एक आदमी है जो कि अपने विलेज जाते हैं, गांव वापस जाते हैं, लाइक विजिट करने जाते हैं, अपने फ्रेंड को भी लेते हैं, फिर वो एक जगह पे रुकते हैं तो फिर चाय पीते हैं। स्वदेश जो चाय चाय वाले होते हैं भैया, वो उनको पूछते हैं कि ये कौन है आपके साथ, वो अपने फ्रेंड के साथ होते हैं ना। तो वो बोलते हैं ये तो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उनको कास्ट पता चलती है उसकी, तो फिर जब वो चाय देते हैं तो स्वदेश कुमार को एक अच्छी कप में देते हैं, लेकिन उनको एक जो अर्दन लाइक मिट्टी से बना हुआ कप होता है उसमें देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दलित थे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन हो गई पहली। दूसरी जो है किस बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। दूसरे होते हैं फोर न्यूज रीडर्स होते हैं, जैसे न्यूज प्रेजेंटर होते हैं ना टीवी में प्राइम टाइम डिबेट्स में जैसे वो होती है। तो वो चार थी, विमेन थी, तो उनको निकाल दिया गया, उनको बोला कि नहीं आप न्यूज नहीं रीड करेंगी, उनके बदले दो मैन न्यूज रीडर्स को लाया गया, ठीक है, लेकिन उनपे ये बताया गया कि नहीं आपकी एज जो है वो 45 से अबव है, तो इसीलिए, लेकिन जो मैन थे वो भी अराउंड सेम एज के ही थे, ठीक है। तो दोनों केसेस में हम पहले इसके बाद पढ़ेंगे। दोनों केसेस में जो है डिस्क्रिमिनेशन होती है कास्ट के बेसिस पे और दूसरे में जेंडर के बेसिस पे, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक्सेप्टेबल है, जस्टिफाइड है ये डिस्क्रिमिनेशन? नो, ठीक है। तो अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कि कौन कौन सी इक्वालिटी, देखिए राइट टू इक्वालिटी ट्राइज टू डू अवे विद सच एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। जो राइट टू इक्वालिटी है ना, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन जो हमने ये दो केसेस में पढ़ा उससे वो चाहता है कि हमें छुटकारा मिले, ठीक है। ये इक्वल एक्सेस देता है पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉप्स हो गए, होटल्स हो गए, सिनेमा हॉल्स वगैरह हो गए, वेल्स, बाथिंग गार्ड्स, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो कोई ये अंडर आर्टिकल 14 है, तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इन दिस एक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ। इट्स आर्टिकल 15। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एनी डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड basis 16, ठीक है। द राइट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आवर सोसाइटी डिड नॉट प्रैक्टिस इक्वल एक्सेस इन द पास्ट, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये सब क्यों, शॉप्स वगैरह, क्योंकि बहुत ही लेवल पे आधे कास्ट को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इन सारी लेवल्स पे किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा होता था और ऐसा बहुत जगह पे होता है। अगर आप देखेंगे एक वो सीरीज होती थी सत्य में जयते, जिसको आमिर खान प्रेजेंट करते थे, उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस दिए जाते थे, ऑन एंड ऑफ होते थे। आधे लोग कहते कि हमें पहले चप्पल उतार के एक गांव में एंटर करना पड़ता, ठीक है। तो और भी बहुत सारे आप न्यूज में आए दिन देखते होंगे कि कितनी ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर ये नहीं होते तो इनके खिलाफ क्या, अगर ये हो गए तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है। हमारे पास में ऐसा हुआ है, ये सारी चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन हुई है, ठीक है, लेकिन अब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के जरिए इनको प्रोहिबिट किया। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, इज वन ऑफ द क्रूडेस्ट फॉर्म्स मैनिफेस्टेशंस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। सबसे बुरी जो चीज इनइक्वालिटी की मैनिफेस्ट, सबसे बुरी तरीके से जो इनइक्वालिटी हमारे सामने आती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब एक कास्ट ये कहता है कि इस कास्ट के लोगों पे छू नहीं सकता, इनकी लाइक जो शैडो है वो भी नहीं मुझ पे पड़नी चाहिए। तो इट इज अंडर आर्टिकल 17, इट हैज बीन मेड अ पनिशेबल ऑफेंस नाउ, ठीक है। तो फिर अंडर आर्टिकल 18 जो है, इट्स लाइक द ऑल्सो दिस राइट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल कन्फर नो टाइटल ऑन अ पर्सन एक्सेप्ट दोज हु एक्सेल देमसेल्व्स इन मिलिट्री और एकेडमिक फील्ड, ठीक है। अब कोई एकेडमिक लाइक कुछ किसी ने पीएचडी करी है तो डॉक्टर वगैरह, तो दैट इज नॉट उसमें तो, या जैसे मिलिट्री में रैंक्स होती है, कर्नल, ठीक है, मेजर, ये सारी रैंक्स होती है, तो वो उसको प्रोहिबिट नहीं किया। बट ऐसा होता था, रैंक्स यूज होती थी, जैसे कि अ, राय बहादुर, महाराज, महाराणा, ऐसे ऐसे रैंक्स जो है ये यूज होती थी, ठीक है। तो इसीलिए उन सभी को प्रोहिबिट किया, क्योंकि उससे क्या होता था, एक एक इंसान को दूसरे इंसान से अपना आप ज्यादा अच्छा मतलब बेहतर लगता था, ठीक है, हम बेटर हैं दूसरे इंसान से, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि क्या आपने प्रियम्बल पढ़ा है, तो उसमें भी ये डिस्क्राइब किया गया इक्वालिटी, उसमें दो टाइप्स ऑफ इक्वालिटी को डिस्क्राइब किया गया है, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि हर किसी सेक्शंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ये तो आर्टिकल 16 जैसे मैंने बोला अभी उसमें दिया गया है।
तो लेकिन बहुत सारी ऐसी सोशल इनइक्वालिटीज रही है, जैसे अभी हमने अनटचेबिलिटी की बात की और एक्सेस वगैरह ये सब की बात की, तो उसके मतलब, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि बस फिर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे के छोड़ देंगे, नहीं। उसका मतलब ये भी है कि जो स्पेशल स्कीम्स या मेजर्स हमें अगर इम्प्लीमेंट करने पड़े इन सेक्शंस को जिन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस की है पास्ट में, या वल्नरेबल जो सेक्शंस है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए, तो वी विल ऑल्सो डू देम। ठीक है, इसका मतलब है कि बस ये नहीं कि हाँ हाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी हम देंगे भी। और जो जो डिस्क्रिमिनेशन से लोग लाइक बहुत पीछे चले गए हैं बाकी लोगों से जिनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, उनको उस डिस्क्रिमिनेशन से निकलने के लिए भी हम उनको एवेन्यूज देंगे, उनके लिए स्कीम्स लगाएंगे, मेजर्स करेंगे। ठीक है, जैसे चिल्ड्रन के लिए कर सकते हैं, विमेन के लिए 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन है, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन, SC STs के लिए, OBCs वगैरह के लिए, इवन अब EWS का भी आ गया है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा रिजर्वेशन जॉब्स मिलते हैं, एडमिशन में मिलते हैं, तो ये सारी चीजें उस चीज की बात करती है। ठीक है, आर्टिकल 16(4) का हम अब देखेंगे कि टेक्स्ट क्या है। इसका ये है, nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। ठीक है, कि कुछ भी प्रोहिबिट नहीं करेगा, प्रिवेंट नहीं करेगा गवर्नमेंट को, स्टेट मतलब गवर्नमेंट को, कि वो प्रोविजंस बनाए रिजर्वेशन के लिए, वो एम्प्लॉयमेंट हो, वो की पोस्ट के लिए हो, बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में, अगर उनको लगे, अगर स्टेट को लगे, गवर्नमेंट को लगे कि इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है ये एडुकेट है, एडुकेटली मतलब जितनी उनकी पॉपुलेशन है उस हिसाब से इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, उस हिसाब से एक सर्विस में रिप्रेजेंटेशन इनको नहीं मिली है स्टेट की किसी सर्विस में, तो इनको हम रिजर्वेशन देंगे। ठीक है, और उसके खिलाफ नहीं बोल सकते कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन, नहीं, वो नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से राइट जो है, राइट टू इक्वालिटी जो है 14 से लेकर 18, उसके बाद जो है राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम्स, इट्स 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके, ये पर्सनल फ्रीडम्स इज ऑल्सो आर्टिकल 20, 21 एंड 22। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इट्स 23 से लेकर 24 तक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स इट्स 29 से लेकर 30 तक, 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इट्स 32। अब आप सोचोगे 31 कहाँ गया? 31 was right to property, but that's been deleted as a fundamental right under 44th Constitutional Amendment Act 1978। Okay, now that's a legal right under Article 300A। Okay, तो ये सारे राइट्स है और इनमें ये राइट्स हमें मिले गए हैं। यू हैव टू गो थ्रू दिस लिस्ट और ये हम आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, एक सिचुएशन है, आप एक जज हो, तो आपको लेकिन एक इमेजिनरी सिचुएशन है, आप एक जज हो। ठीक है, आपके पास एक पोस्ट कार्ड आया है, पोस्ट कार्ड मतलब लेटर आई है हादी बंधु से, एक ऐसे इंसान से जो आइडेंटिफाई करते हैं खुद को मेंबर ऑफ दलित कम्युनिटी। ठीक है, वो कहाँ रहते हैं? पूरी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा जो आप इसका नाम है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने, यहाँ पे एक रिचुअल चलता है, कस्टम चलता है, जहाँ पे जब दूल्हा आता है तो उसके हम पाँव धोते हैं, और जो अपर कास्ट, बेसिकली अपर कास्ट लोगों के पाँव धोने पड़ते हैं लोअर कास्ट लोगों को किसी मैरिज सेरेमनी में। तो अब कुछ मेंबर्स हैं हमारे जो कम्युनिटी के, उन्होंने रिफ्यूज करा कि हम तो यही नहीं करेंगे, लेकिन उस रेवेंज में क्या हो, उन्होंने अपर कास्ट मैन ने रेवेंज लिया और अराउंड 4 women को उन्होंने मारा और उनको ऑप्रेस किया। ठीक है, तो अब ये पोस्ट कार्ड उसमें लिखा गया है, राइटर ने लिखा है कि अब हमारे जो चिल्ड्रन है वो एजुकेटेड है और वो नहीं चाहते हैं कि ये हमारे जो कस्टमर रिचुअल्स चलते आ रहे हैं हम ये जॉब करें। ठीक है, और हम नहीं, जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं, जो भी बचा कुचा होता है, वो हम अब खाना मतलब या जो भी चीजें बची कुची होती है वो साफ कर हम नहीं करेंगे, जैसे मैरिज फीस्ट वगैरह हो गए, सेरेमनीज वगैरह हो गया, या अपनी बर्तन वर्तन हम वहां पे बर्तन वर्तन भी नहीं धोएंगे, क्योंकि अब वो एजुकेटेड है, उनको भी अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता लग गया होगा। ठीक है, तो उन्होंने इस कस्टम को ठुकरा दिया, लेकिन उन्होंने रेवेन्यू में क्या किया? दे डिड ऑपरेशन। ठीक है, आप सोचे कि आप इन चीजों को कैसे करेक्ट करेंगे, अब आपको डिसीजन लेना है। तो क्या इस सिचुएशन से फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई? आप लाइक जज है तो आप क्या ऑर्डर करेंगे गवर्नमेंट को कि वो इस केस में करे? ठीक है,
तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स की तो वायलेशन हुई है, ठीक है। आर्टिकल 14 जैसे राइट टू इक्वालिटी की वायलेशन हुई, आर्टिकल 15 की भी वायलेशन हुई क्योंकि कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हुई है। आर्टिकल 17 के बेसिस पे ऑब्वियसली अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि ये यूटेंसिल्स वगैरह दे फील लाइक अनटचेबल्स इस चीज को क्लियर करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 21 जैसे मैंने अभी बोला राइट टू लाइफ डिग्निटी को, उसकी वायलेशन हो गई, ठीक है। आर्टिकल 23 जो जैसे फोर्स लेबर होता है, तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है उसको, तो इट्स काइंड ऑफ फोर्स लेबर ना, उनको फोर्सफुली काम कराए जाते हैं। तो अब आप अगर गवर्नमेंट को क्या ऑर्डर देंगे, तो हम ऑब्वियसली ये कहेंगे ना कि अगर हम जज हैं तो हम बोलेंगे एज अ जज रजिस्टर कीजिए, एफआईआर कीजिए, ठीक है। जो आईपीसी, अब तो भारतीय न्याय संहिता है, उसके थ्रू, या एक एक्ट है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, उसके अंडर, ठीक है। तो उसके अंडर तो बहुत ही हार्श, लाइक विदाउट इवन हियरिंग द अदर पार्टी, उसमें वो सीधे हम लोग एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। इस पे भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि क्या ये है भी या नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए भी या नहीं कि सीधे दूसरी पार्टी को सुने बगैर ही एफआईआर लाइक रजिस्टर करो। लेकिन फिर उसके पहले हटाया भी गया था, लेकिन फिर जब बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए तो अब वैसे ही सेम विदाउट हेयरिंग द अदर पार्टी लॉन्च होती है एफआईआर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, स्पीडी ट्रायल हो, इस केस में स्पीडी ट्रायल्स हो, ठीक है। स्पेशल कोर्ट्स बिठाए जाए, ठीक है। और कंपनसेशन मिले, जो भी उनने वायलेंस की किस पे की है उनको कंपनसेशन मिले, मेडिकल एड मिले, ठीक है। और हम ऐसे देखें कि ये जो सोशल बाइकॉट होता है कुछ लोगों का, उस वो ना हो, ठीक है। और हम फिर उसके बाद क्या करेंगे, फाइनल स्टेप सेंसिटाइजेशन प्लान्स हम स्टार्ट करेंगे। सेंसिटाइजेशन प्लान्स मतलब अवेयर करेंगे लोगों को कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट अ राइट थिंग, ठीक है। एंड आई होप ऑल दिस इज क्लियर। Thank you, everyone. That's all for today's lecture. I hope you enjoy watching this series. Please do not forget to subscribe this channel and show love to this series.